जल्दी से सामने आ जाते हो। टाटा की हैरियर ईवी आज हमारे पास आ चुकी है। आज इस गाड़ी को हम चलाएंगे, खूब चलाएंगे। इसका 4x4 हम टेस्ट करेंगे। डिफरेंट टेरेन्स में चलाने वाले हैं इसे हम। यहाँ घासों में चलाएंगे, फिर बजरियों में चलाएंगे, फिर गीली मिट्टी में चलाने वाले हैं। क्या इसकी परफॉर्मेंस है, इसकी मोटरिंग कैसे काम करती है, क्योंकि इसके अंदर 2 मोटर देखने को मिलती है, फ्रंट एंड रियर, और भी बहुत सारी चीज़ बताने वाला हूँ। लेकिन हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो लुक्स की बात करें ना, तो पुरानी वाली जो हैरियर आती थी वो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कोई पहली बार इस गाड़ी को देख रहा है तो ये कह सकता है कि भाई जो हैरियर थी उसका कोई फेसलिफ्ट आ गया है। और अगर मैं बोलूँ अपनी लैंग्वेज में तो हैरियर का EV-फाइड वर्जन आ गया है। अब क्या क्या देखने को मिलता है, तो फ्रंट में सब कुछ एग्जैक्टली सेम ही है, वही बोनट है, बस कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं। जैसे कि यहाँ पे DRL आ गई है, वेलकम फंक्शन आ गया। देखो आपको यहाँ पे DRL जलती हुई दिख रही है, क्योंकि मेरी जेब में रिमोट है और ये जैसे ही हम इसके पास आते हैं तो ये ग्लो कर जाती है, कि वेलकम फंक्शन होता है इसका। ग्रिल यहाँ पे ऑब्वियसली क्लोज कर दिए इन्होंने। टाटा का बड़ा सा लोगो आ चुका है, 360 का एक कैमरा। नीचे आ जाए बम्पर में तो आपको स्किड प्लेट देखने को मिलती है सिल्वर कलर की, नंबर प्लेट, और यहाँ पे आ जाता है अपना रेडार। साइड में आ जाए, एक्चुअली साइड में नहीं, आपको यहाँ पे 6 सेंसर देखने को मिलते हैं। एक साइड में, दूसरा यहाँ, फिर यहाँ पे और एक उधर भी है। ये आगे भाई इसकी LED लाइट्स। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस देखने को मिलता है जो कि एयर वेंट है, एरोडायनेमिक और भी ज़्यादा बनाने के लिए। बाकी जो गाड़ी है एग्जैक्टली सेम हो जाती है। अगर आप साइड से देखोगे यहाँ पे कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे कि यहाँ पे बड़े व्हील देखने को मिलते हैं। ये क्वाड व्हील ड्राइव है, तो यहाँ पे जो टायर है वो है 245/55 R19। पीछे की तरफ आ जाए, मिरर के अंदर ही सिक्वेंशियल वाले इंडिकेटर्स हैं। डोर हैंडल जो है सिंपल वाला रखा है इन्होंने। रिक्वेस्ट सेंसर भी हमें देखने को मिलता है, इवन इस वाली साइड भी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। नीचे आती है भाई EV की बैजिंग, जिससे पता लगेगा ये इलेक्ट्रिक है। और चढ़ने के लिए हमें फुट स्टेप भी दे रखा है, जो कि मुझे लग रहा है थोड़ा सा जैसे मैं चढ़ रहा हूँ तो हल्का सा प्रेस हो जाता है। अभी तो नहीं, लेकिन अगर ये गीला होगा तो शायद से पैर फिसल सकता है। क्वाड व्हील ड्राइव डाल रखा है और डुअल मोटर भी लिखा हुआ है। क्वार्टर ग्लास यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, जैसा भी ये है। पीछे स्टॉप लाइट देखने को मिलती है। शार्क फिन एंटीना है, जिसके अंदर हमें कैमरा देखने को मिलता है, जो कि IVRM में हमारे काम आता है। पीछे का पूरा सीन आपको मिरर में दिखा देता है। छोटा सा वाइपर, और यहाँ पे हमें एक वॉशर भी देखने को मिल जाता है। पीछे वाली विंडशील्ड के अंदर हमें डिफॉगर भी देखने को मिलते हैं। पीछे से गाड़ी मुझे एक्चुअल में अच्छी लगती है। पूरी लंबी सी आपको यहाँ पे कनेक्टेड टेल लाइट देखने को मिलती है। साइड में जो इंडिकेटर हैं वो भी सिक्वेंशियल वाले हैं, आपको जल रहे होंगे। ये गाड़ी बार बार वेलकम हमारा करे जा रही है। और टेल लैम्प से आपको ये देखने को मिलते हैं। साइड में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं। और ये जो वेंट है, आई डोंट नो असली है, यस ये असली है भाई, क्योंकि यहाँ से हवा पीछे निकल जाती है। पीछे की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको Harrier.ev देखने को मिलता है। नंबर प्लेट आ गई, यहीं पे एक 360 का कैमरा है। नीचे बम्पर आ जाता है और पीछे भी आपको 6 सेंसर देखने को मिलते हैं। तो इलेक्ट्रिक वाला हमें अब बूट स्पेस देखने को मिलता है, बूट गेट देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमने पूरा सामान ठसाठस भर रखा है। 502 लीटर हमें बताया गया था, लेकिन एक्चुअल में पुरानी वाली से थोड़ा सा कम है। 502 लीटर उन्होंने बताया था, यहाँ तक का कवर करके एक्चुअल में पुरानी वाली से थोड़ा कम है। एग्जैक्टली आपको डिस्प्ले पे दिख ही रहा है। चार्जिंग गन हमें यहाँ लगाने के लिए मिलती है। ऊपर वाली जो चार्जिंग है, जिसे हम AC चार्जिंग बोलते हैं, 7 किलोवाट से अराउंड ये लेगी 10 घंटे। अगर आप दोनों कैप हटा दोगे तो ये बन जाता है भाई पब्लिक DC फास्ट चार्जर, जो कि ये सपोर्ट करती है 120 किलोवाट की, जिससे ये 20 से 80% चार्ज होती है सिर्फ 25 मिनट में। फ्रेंड्स भी हाथ हाथ दिखा देता हूँ, ये मैं भूल जाता हूँ। तो एक बार यहाँ बटन दबाया, ये पौ बोल रही है और ये हमने लगा दिया, ठीक है। अब ये ऑल व्हील ड्राइव है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फ्रंट तो देखने को नहीं मिलेगा। 35 लीटर का है ये। रियर व्हील ड्राइव में 67 लीटर का आता है, क्योंकि यहाँ पे मोटर लगी हुई है इसके नीचे। रियर व्हील ड्राइव में नहीं होती है, तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेस आता है। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फ्लूइड वगैरह, वॉशर वगैरह के लिए पानी वगैरह यहीं से डलता है। इसे बंद कर देते हैं, चलते गाड़ी के अंदर। लेकिन जाने से पहले इसे अनलॉक करने के भी कई तरीके हैं। सबसे पहला आता है भाई मोबाइल। तो मोबाइल ऐप से भी आप इसे अनलॉक कर सकते हो। ये मैंने दबाया बटन और गाड़ी अनलॉक हो गई है। यहीं से आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। अब ये हो गया एक वे, दूसरे 2 और वे हैं। पहला तो है ये NFC कार्ड, ये आपके पास होना चाहिए, आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। इसे आपको यहाँ लगाना है, आपकी जो गाड़ी है अनलॉक हो जाएगी। आपको रिक्वेस्ट सेंसर दबा के अंदर आप घुस सकते हो। एक तरीका और है, जो कि है इसकी स्मार्ट चाबी। इस स्मार्ट चाबी के अंदर आपको स्मार्ट फंक्शन भी देखने को मिल जाते हैं। राउंड सी चाबी है ये, थोड़ी सी अजीब सी लगती है। खैर, इसके अंदर हमें लॉक अनलॉक का फीचर देखने को मिलता है। और ये पार्क असिस्ट वाले फीचर हैं। बूट भी अनलॉक होता है। लॉन्ग प्रेस करने से कई सारे फंक्शन करती है। अब वो काफ़ी तगड़े फीचर हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मज़ा आ जाएगा आपको आगे। फिलहाल गाड़ी के अंदर चलते हैं। ये मैंने रिक्वेस्ट सेंसर दबाया,
ये मैंने रिक्वेस्ट सेंसर दबाया और अंदर। इंटीरियर में आ जाए तो थर्ड वाली साउंड अच्छी आती है भाई काफ़ी। तो यहाँ पे जब हम अंदर की बात करते हैं तो आपको कई जगह हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलती है और कई जगह सॉफ्ट प्लास्टिक। ये आगे डोर हैंडल क्रोम फिनिश के साथ जो कि काफ़ी अच्छे से लगते हैं। लॉक का बटन आ गया और ये ग्रैब हैंडल आ गया, सॉफ्ट टच है। यहाँ पर जाता है भाई बॉटल होल्डर और ये विंडो से कंट्रोल आ जाते हैं। बंद कर देते हैं, सॉरी बंद नहीं हुआ, ये बंद कर देते हैं। थोड़ी सीट आगे कर दूँ, सीट जो एडजस्टेबल है 8 वेज। बंदे की जो साइड में बैठेगा उसकी है 4 वे एडजस्टेबल। ये आ गया मैं कंफर्टेबल पोजीशन में। स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप्ड है, बीच में लोगो आ जाता है टाटा का। यहाँ पे कुछ कंट्रोल आते हैं म्यूजिक के, कॉल उठाने के, वॉइस असिस्टेंट के। इस हाथ पे आते हैं कुछ अडास के कंट्रोल जैसे कि लेन कीप असिस्ट, क्रूज कंट्रोल। और स्टीयरिंग व्हील पकड़ने में लगता है स्टडी लगता है और इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हो, चाहे आप टिल्ट कर लो या फिर टेलीस्कोपिक कर लो। इस हाथ पे हमें वाइपर कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, हमने पानी मार के शीशे साफ कर दिया। इस हाथ पे आ जाते हैं भाई अपने लाइट कंट्रोल्स जो कि हाई बीम, लो बीम वगैरह वगैरह। साइड में आ जाए तो हमें देखने को मिलते हैं भाई कुछ टच पैनल्स पे बटन और कंट्रोल्स। सबसे पहले आता है डेडिकेटेड 360, तो बंद हो जा भाई। 360 दबाते ही आपको 360 दिखने को मिल जाता है। और ये हमने ट्रांसपेरेंट मोड ऑन कर रखा है, जैसे बोलते हैं 540 डिग्री एंगल। यहाँ पे एक क्रॉल मोड आता है जो कि क्रूज कंट्रोल की तरह काम करता है लेकिन स्लो स्पीड पे। इसके अलावा एसी कंट्रोल आते हैं दोनों तरफ के। और यहाँ पे अगर नीचे की तरफ आ जाए तो ये आ जाता है भाई ट्रेन सेलेक्टर, ये गियर सेलेक्टर, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, पार्किंग का बटन। यहाँ पे आ जाता है भाई अपना थोड़ा बहुत स्टोरेज जिसमें हमने कुछ ना कुछ डाल रखा है और ये हमने चाबी भी नहीं डाल रखी है। डिस्प्ले की अगर बात करें, MID की बात करें तो भाई MID काफ़ी अच्छी है, इतनी अच्छी लाइटनिंग में भी काफ़ी विजिबल है। साइड में आपको देखने को मिलती है रेंज, नीचे आपको बैटरी परसेंटेज देखने को मिलता है। यहाँ पे आ जाते हैं ADAS के कंट्रोल। यहाँ पे आपको मोड देखने को मिलता है अभी सिटी मोड में। अगर मैं इसे इको में डाल दूँ तो यहाँ पे रेंज जो है वो बढ़ चुकी है। और रेंज को और बढ़ाने का एक तरीका है कि आप सबसे ज़्यादा हाई कर दो रीजन को, लो करोगे तो रेंज यहाँ पे घटती चली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ऊपर टाइम आ जाता है, सीट बेल्ट के इंडिकेशन आ जाते हैं। मेन डिस्प्ले की बात करें जो कि सैमसंग की 14.5 इंच की QLED डिस्प्ले है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है तो फ्रंट में आपको कई क्या कहते हैं विजेट्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो, चाहे वो एयर प्योरीफायर हो, JBL मोड हो, कोई डिवाइस कनेक्ट करना हो। अगर हम मेन्यू में जाए अंदर तो आपको देखने को मिलता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, क्लाइमेट कंट्रोल, उसके बाद आपको डॉल्बी डेमो, फिर ड्राइवर पे भी काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि आप फास्टैग से पे कर सकते हो, इवन चार्जिंग पॉइंट पे भी। और आप मोबाइल ऐप से भी कर सकते हो किसी भी चार्जिंग पॉइंट पे, चाहे वो चार्ज जोन हो, स्टैटिक हो, ग्लीडा हो, कोई भी हो, चाहे टाटा पावर का भी हो, आप उस पर UPI से पे कर सकते हो इनके ऐप को यूज़ करके। काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, जो वॉलेट में पैसे ऐड करने वाली चीज़ थी ख़त्म कर दी इन्होंने। बाकी और क्या हमें मेन देखने को मिलता है और क्विक सेटिंग्स वगैरह, रेडियो, मेन तो भाई यही हो जाता है। रिवर्स असिस्ट काफ़ी अच्छा फीचर है, ये भी मैं आपको चला के दिखाने वाला हूँ। एक चीज़ जो मुझे और भी खतरनाक लगी वो है भाई इसका साउंड सिस्टम। हमें जब ब्रीफिंग दी जा रही थी इस गाड़ी के बारे में तो उन्होंने एक वीडियो प्ले करी थी, क्या बेस था भाई, क्या म्यूजिक सिस्टम है। यहाँ पे JBL के स्पीकर है, हरमन ने उन्हें ट्यून करा है, डोल्बी एटमॉस भी देखने को मिलता है। स्पीकर और डिस्प्ले ने भाई बिल्कुल मज़ा बांध दिया था। उसके बाद जो अगली चीज़ जो अलग से स्मार्ट आती है वो है भाई इसका डिजिटल IRVM। कैसे कंट्रोल होता है दिखाता हूँ। अभी ये नॉर्मल शीशा आपको पीछे का दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप जैसे इसे बीच में दबाओगे तो आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और ये पूरा पीछे का व्यू एंगल है जिसे आप चेंज भी कर सकते हो। अब एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस करी है कि भाई ये जो कैमरा है ना पीछे वाला, ये थोड़ा पिक्सलेटेड लगता है, फिर कम HD लगता है फ्रंट वाले के मुकाबले। मैं व्यू में जाके चेंज करता हूँ सेटिंग को, देखो फ्रंट वाला आपको HD लग रहा होगा। अभी कंपेयर करके भी दिखा देता हूँ क्योंकि इसके अंदर डुअल मोड भी आता है। तो डुअल मोड में आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा HD लग रहा है और ये थोड़ा पिक्सलेटेड सा लग रहा है। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, बाकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑलरेडी चालू रहती है। और IBRM पे आपको रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलती है जिससे आपका थोड़ा माइंड कंफ्यूज भी हो सकता है। एक बार पीछे कंफर्ट दिखाता हूँ। अब पीछे के कंफर्ट की बात करें तो सीट भाई कंफर्टेबल है, मज़ा आता है बैठने में मेरी हाइट के अकॉर्डिंग। और अगर मैं हेडरेस्ट को एडजस्ट करूं तो ये भी कंफर्टेबल है। यहाँ पे पकड़ने के लिए हैंडल आ जाते हैं, लाइट आ जाती है। और अगर मैं बैठने के बाद थाई सपोर्ट की बात करूं, ठीक मेरी 5'9" हाइट है, उसके हिसाब से ठीक है। बहुत अच्छा भी नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। बाकी यहाँ पे मैगजीन होल्डर वगैरह आ जाते हैं। और क्या रह गया, अपने हेडरेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये आ गया भाई अपना कप होल्डर और आर्म रेस्ट जो कि अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आ जाता थोड़ा सा स्पेस मोबाइल वगैरह रखने के लिए। और 65 वाट के 2 चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाले, काफ़ी अच्छी चीज़। और अब ट्राई करके दिखाता हूँ इसके सारे स्मार्ट फीचर जिसके वजह से इसने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करी है। लैंड रोवर, रेंज रोवर में जो इनके स्मार्ट फीचर्स आते हैं उसमें से कई सारे इसके अंदर इन्होंने डाल दिए हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनके 540 डिग्री कैमरा से। अब 540 डिग्री समझाने के लिए एक बार 360 कैमरा देख लो इसका, ठीक है। और मैं यहाँ सेटिंग में जाके
ये गया सेटिंग में और SVS कन्वीनियंस में जाके ट्रांसपेरेंट मोड को ऑन कर देता हूँ। और जैसे ही मैं बैक जाऊँगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अब ट्रांसपेरेंट मोड ऑन हो गया है। अब इस गाड़ी के नीचे ना कोई ऐसा कैमरा नहीं है। अब कैसे पता लगेगा, तो विशाल अभी यहाँ पे पानी की बोतल जो है इसके नीचे डाल देगा और यहाँ पे अगर आप कैमरे में आके देखोगे तो पहले भी कुछ नहीं था और अभी भी यहाँ पे हमें कुछ नहीं देखने को मिलता है। नहीं यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, नहीं यहाँ पे है। लेकिन अगर हम बोतल को निकाल के अब फ्रंट में रखवा दें तो आप देखना क्या होगा। ये विशाल ने जो बोतल है ये फ्रंट में हमारे रख दी है और मैं थोड़ी पीछे भी ले लेता हूँ ताकि थोड़ा ढंग से हमें दिख पाए कि बोतल सामने रखी हुई है। तो ये मैंने भाई पीछे ले लिया और बोतल विशाल ने फ्रंट में रख दी। तो अभी भी कोई इमेज नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी इसके ऊपर से निकालूंगा 360 ऑन हो जा, ये बंद कर दिया इसने, ठीक है। तो ये हमने ले ली भाई आगे और बॉटल हमारे नीचे से निकल गई है, ठीक है। और अब आपको दिख रहा होगा मैंने थोड़ी गाड़ी आगे कर दी है, ये पीछे करता हूँ तो आपको दिख रहा है कि भाई बॉटल हमारी गाड़ी के नीचे एक्चुअल में जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि भाई नीचे कोई कैमरा वैमरा लगा रखा है। होता क्या है, जो आगे का एरिया होता है आगे वाला कैमरा कैप्चर कर लेता है और उसे सेव कर लेता है और उसी को यूज़ करके बताया जाता है कि भाई आपकी गाड़ी के नीचे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। नीचे से कोई घुसेड़ेगा तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर फ्रंट से कोई चीज़ आती है तो आपको डेफिनेटली कैमरा में दिखता है। उसके बाद अगला जो स्मार्ट फीचर है इसके अंदर वो है ऑटो पार्क वाला। अब ऑटो पार्क में पहला मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये मैंने बटन दबा दिया, यहाँ पे पी का बटन होता है। अब ये करता है आपके आसपास ना पार्किंग की जगह देखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो सब कुछ क्लियर, ये घास का मैदान है तो इसे यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप खुद से भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया ये वाला एरिया, सॉरी एक बार यहाँ पे दबा के एक बार ऐसे कर देना है आपको, फिर ये अपने आप गाड़ी सेलेक्ट कर लेगा। मैं कहीं भी कर सकता हूँ, चाहे तो यहाँ पे कर सकता हूँ, चाहे तो यहाँ पे कर सकता हूँ, ये ऑटोमेटिकली कर लेता है। और अगर आपको कंफर्म हो गया कि मुझे यहीं गाड़ी खड़ी करनी है तो मेरे को एक बार प्रेस कर देना है और ये फिर मुझसे पूछेगा कि ऑटो पार्किंग करनी है गाड़ी के अंदर बैठे हुए या फिर आपको गाड़ी से बाहर निकाल के करनी है। वो मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा, पहले ऑटो पार्किंग, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई ब्रेक से पैर हटा लो और स्टीयरिंग व्हील छोड़ दो, पार्किंग एक्टिवेटेड। अभी आगे की तरफ जाएगी, फिर वहाँ से एक पॉइंट पर जाके पीछे रिवर्स होगी, स्टीयरिंग अपने आप घूमेगा, आपको दिखेगा अभी, और ये एग्जैक्टली वहीं जाके खड़ी हो जाएगी। ऐसे बहुत तगड़े तगड़े फीचर उन्होंने डाल दिए हैं। एक तगड़ा फीचर और है जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, वो बहुत महंगी महंगी गाड़ियों में आता है और टाटा ने भाई 30 लाख की गाड़ी में वो दे दिया है, लग्जरी सेगमेंट में आता है वो। तो आपको दिख रहा होगा एक लाइन को फॉलो करते हुए ब्लू वाली को, एग्जैक्टली वही जहाँ पे हमने क्लिक किया था खड़ी हो जाएगी और ये हो गई। तो भाई कमाल चीज़ है, मज़ा आ गया, स्टीयरिंग घूम रहा है अपने आप, टार्जन द वंडर कार वाली फीलिंग आ रही है। अब इसी में ही जो दूसरा फीचर है वो ऐसे है कि आपको पहले ड्राइव व्हीकल में डालना पड़ता है, मैं ड्राइव में डाल दिया हमने। अब क्या होगा, यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करते हैं ये वाला एरिया, एक बार इसे प्रेस करा, एक बार यहाँ करा और ये कर दिया। अभी आएगा रिमोट की, तो मैं रिमोट से एक बार करता हूँ। इसमें क्या होगा, मैं गाड़ी को यहीं पे छोड़ दूंगा लेकिन बाहर निकल जाऊँगा। ये मैं निकल गया गाड़ी से बाहर। कीप योर कार रनिंग, शिफ्ट टू पी, रोल अप विंडोज़। तो ठीक है, हम विंडोज़ ऊपर कर देते हैं सारी। पी बटन हमने यहाँ पे दबा दिया है क्योंकि इसने बोला था। और रिमोट की जो मेरी यहाँ पे रखी हुई है मैं उसे निकाल के बाहर ले जाता हूँ। अब मैं बाहर से कंट्रोल करूँगा, अब देखना कैसे कैसे ये वर्क करती है। ठीक है, सो पहला है मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे पी के बटन को दबाना है, लॉन्ग प्रेस करना होता है मेरे को। थोड़े से हार्ड बटन है इसके, मैं 2 हाथ से दबा रहा हूँ, मे भी गाड़ी नहीं है इसलिए हो रहा है ये। तो ओके, तो एक्टिवेट हो गया है। मैं नीचे वाला बटन दबा दिया, स्टीयरिंग व्हील सीधा हो गया है। अब ये मेरे साथ साथ चलेगी जब तक मैं बटन दबाए रखता हूँ, ये जब तक खुद ब खुद कंट्रोल होगी। और मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, मे बी से स्पेस की ज़रूरत है और गाड़ी खुद ब खुद चलेगी भाई। यहाँ पे बटन थोड़े हार्ड लगे मेरे को यार इसके, अगर बटन थोड़े से इसके सॉफ्ट होते तो और मज़ा आता। मुझे 2 हाथ से दबाना पड़ रहा है भाई लॉन्ग प्रेस करने के लिए, सिंगल प्रेस इज़ ओके। अब दिक्कत ये, अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ तो गाड़ी रुक जाएगी और 30 सेकंड तक वेट करेगी। अगर 30 सेकंड तक मैंने कुछ नहीं करा तो ये पूरा प्रोसेस ही कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मैं दोबारा दबाता हूँ, लेकिन हाँ बटन थोड़ा हार्ड है यार, ये लॉन्ग प्रेस करने में मुझे दिक्कत हो रही है। आई थिंक इसे सुधारना चाहिए, 2 हाथ से दबाना पड़ रहा है मेरे को। ओके,
चल रहा है भाई, चल रहा है। तो है तो ये भाई तगड़ा ही फीचर। सच बताऊं तो मेरे से नहीं हो रहा है यार, ये ज़्यादा लॉन्ग प्रेस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, मेरे हाथों में दर्द हो गया एक्चुअल में, अंगूठों में। तो डेफिनेटली इस की पे काम करना चाहिए। अब ये वहीं तक जाएगी जहाँ तक इसे जाना था। ओके, अब ये ऑटोमेटिकली पीछे जा रही है, पर यार आई डोंट नो दांत से करूँ क्या। ओके, तो अभी अपने आप जा रही है। मेरे हाथ में रिमोट है, थोड़ा सा बटन का इशू मुझे लगा। ये डेफिनेटली और लोगों ने भी बोला होगा, और लोगों को भी ये दिखा ही होगा कि बटन लॉन्ग प्रेस करना आसान बात नहीं है। तो गाड़ी तो वहीं के वहीं जा रही है। अब एक चीज़ जो मैं ट्राई करने वाला हूँ कि अगर मैं गाड़ी के पीछे आ जाता हूँ, मान के चलो ये गाड़ी पार्क हो रही है और मैं इसके पीछे आ जाता हूँ, तो क्या ये रुकेगी? ओके, रुकी है, पर लेकिन थोड़ा टाइम लेगी। मैं थोड़ा सा डर भी गया था। क्या करूँगा भाई, लॉन्ग प्रेस करके इस गाड़ी के ना सामने आऊँगा, देखता हूँ गाड़ी रुकेगी या फिर नहीं रुकेगी। काइंड ऑफ खतरों खिलाड़ी है, रुक तो गई भाई। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस भाई। वैसे इस वाले में इसने सही परफॉर्म करा है। मैं पीछे आ गया था तो गाड़ी रुक जाती है। अब अगला तगड़ा फीचर है भाई, जो कि लग्जरी गाड़ियों में हमें देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे एक पाथ क्रिएट करूँगा, स्लो स्पीड पे करने वाला हूँ। उस पाथ को ये गाड़ी जो है रिकॉर्ड करेगी और रिवर्स में सेम पाथ पे आने वाली है। अब आएगी नहीं आएगी एक बार करके दिखा देता हूँ। तो हमें क्या करना है, एक बार मैं आपको 360 ऑन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने 360 ऑन कर दिया। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अभी दिख जाएगा आगे जाके कि एक पत्थर रखा हुआ है वहाँ पे। मैं उस पत्थर के काफ़ी क्लोज जाऊँगा और मैं चाहता हूँ गाड़ी उसी रास्ते से वापस आए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया ड्राइव मोड में, और ये लो। तो मैं बिल्कुल, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पत्थर है, इसके बिल्कुल क्लोजली निकाल रहा हूँ। यहाँ भी दिख रहा है हल्का सा। अब मैं क्या करूँगा, क्लोजली निकाल के एकदम राइट टर्न मार दूँगा, ताकि मैं थोड़ा सा इसके सिस्टम को कंफ्यूज कर सकूँ और देखता हूँ कि भाई ये इतना कर पाता है या नहीं कर पाता है। ठीक है, हम काफ़ी आगे आ गए हैं। अब मुझे क्या करना है, इसे कैंसिल कर देते हैं। ऊपर जाके रिवर्स असिस्ट को ऑन कर देना है। ये बोलेगा कि हैंडल छोड़ दो, ब्रेक छोड़ दो। ये मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब गाड़ी पीछे चलनी स्टार्ट हो गई है। इसने 30 मीटर रिकॉर्ड कर रखा है और ये मीटर दिखा रहा है कि कितने मीटर हम कवर कर चुके हैं। सब कुछ रिवर्स में हो रहा है, अपने आप हो रहा है। पैर मैंने कुछ भी नहीं लगा रखे हैं। वो पत्थर आपको दिख रहा होगा, इसे ये कितना क्लोजली जाती है बस मुझे ये देखना है। अगर ये क्लोजली चली गई तो इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, और अगर नहीं जाती है तो एक्यूरेसी थोड़ी कम है। तो जा तो रही है भाई पत्थर के पास बिल्कुल। आगे स्टीयरिंग घूमने वाला है पूरा का पूरा, काट दे भाई। तो ये स्टीयरिंग देखो भाई खुद ब खुद कट रहा है और बिल्कुल भाई पत्थर के पास से निकली है। तो इसे रिवर्स असिस्ट बोला जाता है और काफ़ी तगड़ा फीचर लगता है, इम्प्रेसिव भाई। और यहाँ ही से हमने स्टार्ट करा था और यहीं पे आके गाड़ी रुक गई। तो काफ़ी तगड़ा फीचर है भाई, ये रिवर्स असिस्ट से बोलते हैं। अगला जो फीचर है भाई वो है समन मोड। समन मोड के लिए गाड़ी के शीशे सारे बंद होने चाहिए और आप एक रेंज में होने चाहिए गाड़ी के साथ। अब कुछ नहीं करना है हमें, गाड़ी का बटन को, पी वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। तो यहाँ पे जैसे आप लेफ़्ट वाला बटन दबाते हो पी का, गाड़ी जो है स्टीयरिंग सीधे करके आगे चलनी स्टार्ट हो जाती है। इसी समन मोड बोलते हैं। ये 12 मीटर तक चल सकती है, ऐसे ही सीधा चलती रहेगी। और अगर आप गलती से सामने आ जाते हो तो ये रुक जाती है। डर सा तो लगा लेकिन ये रुक गई। और सेम कर सकते हो आप रिवर्स समन में। आपको दूसरा वाला बटन लॉन्ग प्रेस करना है और सेम ये ऐसे के ऐसे ही पीछे चली जाएगी। अब ये कहाँ पे यूज़फुल होता है, जहाँ पे गाड़ी टाइट स्पेस में कोई खड़ी कर गया है, आपने गाड़ी खड़ी करी थी, कोई बिल्कुल चिपका के खड़ी कर दी है किसी ने दोनों तरफ, तो उस वाले सिचुएशन में ये आगे या पीछे जा सकती है। अब रिवर्स वाले के लिए मुझे दोबारा से लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा और ये पीछे जा रही है। पीछे ये सिर्फ 6 मीटर जाती है और फ्रंट में 12 मीटर बस। ओके, तो अब हम इसे हाईवे पे लेके आ गए हैं। सिटी मोड में मैं चला रहा हूँ और पावर मुझे काफ़ी इंसेन लग रही है भाई। पंजा दबाते ही गाड़ी उठ के भग रही है। इको मैं नॉर्मली जब लेके आया था, जब चला रहा था, और अब सिटी में चला रहा हूँ। सिटी इज़ मैं कहूँगा मोर देन इनफ। आप नॉर्मल मोड इसे मान सकते हो और मज़ा आ रहा है भाई गाड़ी को चलाने में। और स्पोर्ट्स मोड में आगे मैंने डालने की कोशिश करी, मुझे लगा थोड़ी देर बाद चल जाएगा। मैंने आपको बताया था पहले कि कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच है काइंड ऑफ, कि ये स्पोर्ट्स मोड में नहीं आ रही है और बूस्ट मोड में भी नहीं आ रही है। तो जिसकी वजह से मैं बस सिटी और अपना
इको मोड में ही से टेस्ट कर पा रहा हूँ। और इन दोनों मोड में तो मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन उनका चांस मुझे नहीं मिल पाया। जब मैं लेके आ रहा था तो मैंने स्पोर्ट्स मोड टेस्ट करा था, लेकिन उस टाइम हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। हमारा यही होता है कि भाई पहले चला के देखनी है 50-60 किलोमीटर, उसके बाद से रिकॉर्डिंग करनी है। और हमें नहीं पता था भाई कोई सॉफ्टवेयर ऐसा ग्लिच आ जाएगा कि हम उसे दोबारा से यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम 0 से 100 टेस्ट नहीं कर पाए। और जो बाकी टेस्ट मुझे करने थे, चाहे वो ऑफ रोड वाला हो, मड वाला हो, ग्रास वाला हो, वो भी मैं यहाँ पे नहीं कर पाया। स्लो स्पीड जो सस्पेंशन है काफ़ी अच्छे हैं, ईजिली स्पीड ब्रेकर से निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप हाई स्पीड पे सेम स्पीड ब्रेकर से निकलोगे तो आपको भाई धक से आवाज़ आएगी और अंदर बैठे पैसेंजर्स को स्पीड ब्रेकर फील भी होगा। NVH लेवल की बात करें तो भाई केबिन काफ़ी साइलेंट है। मुझे एक ही आवाज़ आ रही है, वो है AC की, ठीक है, जो कि हमने अब मीडियम पे कर रखा है। AC के अलावा बाहर की कोई भी साउंड अंदर नहीं आती है, तो इंसुलेशन इज़ गुड और नॉइज़ वगैरह आपको नहीं मिलेगी अंदर। इसके अलावा ब्रेकिंग की बात करें तो यस, ब्रेकिंग में कॉन्फिडेंस आता है, ब्रेक दबाने में मज़ा आता है, बाइट भी काफ़ी अच्छी है और ईजिली गाड़ी रुक जाती है। बाकी हम थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। अब क्या कर रहे हैं कि हमने अडास ऑन कर रखा है, अडास के फीचर एक्चुअल में टेस्ट कर रहे हैं। लेन की बसेस मैं यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा पीछे से अभी, और ये वर्क कर रहा है, ठीक है। हालांकि मैं हाथ नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, तो कभी गड़बड़ हो जाए इसलिए मैं ज़्यादा चांस नहीं ले रहा हूँ। लेकिन हाँ, स्टीयरिंग धीरे धीरे अपने आप असिस्ट करता रहता है, लेन में आपकी गाड़ी को रखता है। गाड़ी भाई रोड पे चलती हुई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बॉडी रोल आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, क्या ये गाड़ी हमेशा ऑल व्हील ड्राइव में चलती है? तो ऐसा नहीं है, मोस्टली टाइम ये गाड़ी सिर्फ रियर व्हील ड्राइव में चलती है। जैसे ही आप एक्सेलरेशन को बहुत हार्डली प्रेस करते हो या गाड़ी को लगता है कि भाई हाँ अब नीड आ गई है ऑल व्हील ड्राइव की, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑल व्हील ड्राइव में शिफ्ट हो जाती है। या फिर अगर आप कोई ट्रेन सेलेक्टर से कोई मोड लगा देते हो, चाहे वो क्रोल मोड हो, ग्रास मोड हो, स्नो मोड हो, उस केस में गाड़ी 4x4 में आती है। नहीं तो नॉर्मली ये रियर व्हील ड्राइव में चलती है, जिसकी वजह से रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव की रेंज में ज्यादा अंतर नहीं आता है। 10 से 20 किलोमीटर का आप अंतर मान लो। सीट कंफर्ट वगैरह की बात करें या फिर विजिबिलिटी की बात करें तो सब कुछ अच्छा है भाई। सीट है, मुझे मजा आ रहा है, विजिबिलिटी भी अच्छी है। और जो ए पिलर है इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी तो हैम्पर करता है विजिबिलिटी को, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं करता है। बाकी गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा स्मूथ है भाई, हमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई लैग फील नहीं हुआ है। अभी हम मोस्टली इको और सिटी में चलाते हुए आ रहे हैं। ओके तो भाई सब कुछ अपने देख लिया है, गाड़ी को चला के भी देख लिया, इसके स्मार्ट फीचर्स भी देख लिए, वो ग्राउंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कुछ चीज़ जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, जो यूज़ मैं नहीं कर पाया और मैं अब चाह के भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये गाड़ी हमें कुछ घंटों के लिए दी गई थी। आई थिंक दोपहर 12 बजे मुझे ये वापस करनी थी और अब बज चुके हैं 2। तो मेरे पास चाह के भी कुछ ऐसा नहीं है कि मैं टाटा से कहूँ कि भाई इसमें कुछ सॉफ्टवेयर वाली थिंग रीसेट कर दो या वगैरह कर दो। तो आज के टाइम में मैं जो परफॉर्मेंस वाले टेस्ट करना चाहता था, अनफॉर्चुनेटली वो पॉसिबल नहीं है। मे बी किसी और दिन मुझे करने पड़े। बाकी अगर गाड़ी के बारे में बताऊं तो जो मैं करना चाह रहा था, जो इनके ऑफ रोड वाले टेस्ट थे, ड्रिफ्ट वाला मैं एक बार कर पाया था, जो जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में आती मैंने एक ड्रिफ्ट मारी थी, आपको ओवरले में वो दिख गई होगी, वो तो मैंने कर लिया। लेकिन उसके बाद से आई थिंक सॉफ्टवेयर ग्लिच कुछ आ गया है। आई डोंट नो मेरी यूनिट में ऐसा हुआ है स्पेसिफिकली, इसका मुझे कंफर्म नहीं है। बट हाँ वो चीज़ मैं यहाँ पे ढंग से टेस्ट नहीं कर पाया, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम कभी से दोबारा से गाड़ी मिलेगी तो दोबारा से करूँगा। बाकी जो मेन मुझे अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि भाई गाड़ी की रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है, और जिन लोगों को डिज़ाइन ऑलरेडी हैरियर का पसंद आता है उन्हें ये पसंद आने ही वाली है। इसकी पावर भी काफ़ी अच्छी है, लैग वगैरह कोई मुझे फील नहीं हुआ है। जब मैंने इसे नॉर्मल और सिटी मोड के अंदर मोस्टली चलाया है कोई भी दिक्कत नहीं आई। रेंज वगैरह भी ये इजीली दे देगी मेरे हिसाब से 500 के क्लोज आप मान के चलो। अगर आप मिक्स कंडीशन में चला रहे हो तो 450 से 500 के बीच में, 500 भी नहीं मानोगे तो 480 तो आप मान के चलो ये रेंज दे देगी। बाकी पावर वगैरह मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि ढंग से मैं फील नहीं कर पाया। जब मैं यहाँ तक ला रहा था जिस लोकेशन हम शूट कर रहे हैं, इस टाइम हम दादरी साइड शूट कर रहे हैं बिकॉज ये लोकेशन हमें अच्छी लगती है। यहाँ तक काफ़ी मज़े में आई थी गाड़ी जब कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ी देर बाद ग्लिच आ गया और उसके बाद से मैंने काफ़ी कोशिश करी गाड़ी को बंद करके चालू करने की वगैरह वगैरह, बट वो नहीं चला अनफॉर्चुनेटली। बाकी आई थिंक मैंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया मुझे क्या अच्छा लगा। और हाँ एक जो चीज़ मुझे थोड़ी सी नहीं अच्छी लगी वो ये है कि इनकी जो चाबी है, एक तो वो राउंड है, गोल है, वो काइंड ऑफ दूसरी शेप की हो सकती थी, वो थोड़ी ना टॉय टाइप लगती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि उसकी जो बटन प्रेस करना है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। जैसे मैंने जो ऑटो पार्क असिस्ट वाले फीचर बता रहा था उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया कि दबाने में थोड़ी मेहनत लगती है, अंगूठा थोड़ा दर्द भी हो जाता है। तो वो अगर टाटा थोड़ा सा सॉफ्ट कर दे या फिर
की ही बदल दे तो मज़ा सा आ जाएगा। बाकी आप बताओ आपको ये गाड़ी कैसी लगी। कोशिश करूँगा कि भाई दोबारा से टाटा से मुझे एक और रिव्यू यूनिट मिल जाए और हम दोबारा से ढंग से टेस्टिंग करें।